हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास अटेंडेंस लिख दो चैट बॉक्स में। हाँ जी क्लास। हाँ जी क्लास। क्लास कल का टॉपिक क्लियर है, मोर्टाइज एनालिसिस। यस मैम। फाइन। बस आपने ना उसकी एक ही एग्जांपल लिखनी है, वो बिट काउंटर वाली लिख दो। चाहे एजम्पशन ये है, किसी भी केस में किसी की भी हम जो है कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैक की, एरे की, डिफरेंट सोर्सेज देखोगे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इतनी सारी कैलकुलेशंस में आपको दिक्कत आएगी। उसमें जीपी है, आपको बता दिया, याद रखना जीपी ऐसी चलेगी और आंसर उसका ये आएगा, क्योंकि आप सबका मैथ्स थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, इतना कैलकुलेशन का टाइम नहीं होगा। तो आपने सिंपली उसकी कॉस्ट का ये बताना कि एवरेज कॉस्ट अपॉन ऑपरेशंस। सिंपली आपने इसको कल वाले टॉपिक को इस तरीके से लिखना है। एमोर्टाइज कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, और उसके कुछ फीचर्स लिखने हैं कि कहाँ कहाँ एजम्पशंस चलेंगी या क्या क्या इसके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम जो मैंने डीएफएस का जो ग्रुप में डाला था मैं 1 मिनट में तेरे एग्जाम्पल। पे ही बात आ रही है, बस 1 मिनट, ये तो टॉपिक खत्म कर दूं। कर रही हूँ, तेरी बात ओके ही मैम, करनी है। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। यहाँ पे आपने सिर्फ ये शो करना है अमोर्टाइज्ड एनालिसिस में कि इसकी नीड क्यों पड़ी। कॉस्ट सीधी सीधी ऑपरेशन पे डायरेक्टली हो सकती थी। कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ये हो सकता था, जितने ऑपरेशन है, अगर हर ऑपरेशन इक्वली कॉस्ट हमें उसकी पड़े तो सीधा नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे डायरेक्टली वो डिपेंडेंट है, तो हम डायरेक्टली कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अमोर्टाइज्ड क्या है, वो कहता है कि जरूरी नहीं नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो हमने ऐसा असिम्प्टोटिक नोटेशन से कैलकुलेट कर ली है कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि दैट गिव्स अस द कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। बट जो ऑपरेशंस है दे ऑल आर वेरिड। डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, कुछ इंसर्शन का ऑपरेशन है, कुछ डिलीशन। इंसर्शन में हो सकता है 10 स्टेप लग रहे हैं, डिलीशन में 2 स्टेप्स लग रहे हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, सर्चिंग में कुछ कम स्टेप्स लग रहे हैं, ट्रैवर्सिंग में या कुछ और करने में ज्यादा स्टेप्स लग रहे हैं, तो उसके बेसिस पे कॉस्ट इज डिफरेंशिएबल। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉस्ट depending on the type of operation, we say we can calculate the cost using amortized analysis. amortized analysis क्या कहते हैं? ठीक है, amortized एनालिसिस क्या कहता है कि अगर ऑपरेशंस की कॉस्ट में डिफरेंस है तो यू नीड टू टेक द एवरेज केस। क्यों? क्योंकि वो वर्स्ट केस है में बिहेव कर रहा है, तभी उसको ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, ज्यादा ऑपरेशंस लिखे, कोड सही नहीं लिखा गया। कोड काम करना इज नॉट एन नेसेसिटी, कोड एफिशिएंट वर्क करना इज ए नेसेसिटी। अगर कोड एफिशिएंट नहीं लिखा गया, वर्स्ट केस में बिहेव करेगा ही करेगा, वो वर्क करेगा। तो उस केस में हम कहते हैं उसको एवरेज केस तक लेके आके एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर की एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ये था अमोर्टाइज्ड एनालिसिस का कंसेप्ट, जिसमें आपने ये कुछ फीचर्स वगैरह या उसके रिलेटेड पॉइंट्स लिख देने हैं और एक एग्जांपल लिख के खत्म करना है। दैट्स इट। ठीक है, कोई डाउट?
बच्चे अगर आप डिफरेंट नेट के सोर्सेज पे भी देखोगे ना, उसमें बहुत से मेथड्स दिए हैं, इतने मेथड्स में डीप डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। मीन मेथड है, मीडियन मेथड है, बहुत से मेथड्स हैं, इतने आपको कैलकुलेशंस भी आपकी वैसी है जो आपकी बुक के हिसाब से, मैंने इसलिए शॉर्टकट इसी में बिहेव कर दिया, इतना ही आप कर लो। ठीक है, इसके बाद भी आपका नेक्स्ट जो पेज है वो स्टैक की एग्जांपल के साथ चल रहा है। इतने मत लो, इसने स्टैक में भी तुम्हें कंफ्यूज कर देना है। पुश की कॉस्ट ज्यादा लग रही है, कॉस्ट पॉप की कम लग रही है, या जब ओवरफ्लो हो रहा है तब उसमें ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो इतने ज्यादा ये कैलकुलेशंस आपको बहुत दिक्कत देंगे, छोड़ दो। एक एग्जांपल सफिशिएंट है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली थ्योरी उसकी लिख जाओ। ठीक है, ये सिर्फ दिखाया उसने, डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए कॉस्ट कैलकुलेट की जा सकती है, एरे के भी ऊपर की जा सकती है। दैट्स इट, इसके साथ वाइंड अप हो गया हेलो आपका सिलेबस। हाँ जी। मैम, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन की मैम कॉस्ट कैसे डिफाइन करते हैं हम? इंसर्शन में कितने स्टेप्स लगे इंसर्शन करने में? कॉस्ट, इंसर्शन की कॉस्ट है, ये डिलीशन की कॉस्ट है, या वो अपने बेस्ट, अगर उसके लिए कोड बेस्ट लिखा। इंसर्शन मैंने कहा, इंसर्शन या कोई भी काम है, सर्चिंग है, तुम उसको बेस्ट केस मैम एवरेज स्क्रीन केस। विजिबल नहीं है। मैं स्क्रीन दिखाई नहीं रही बच्चे, मैं कह रही हूँ कि आप कोई भी काम है, आप कोड लिखते हो, एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, बेस्ट सॉफ्टवेयर मींस का सबसे कम कोड के साथ आपने उसको लिखा है। एवरेज कुछ ऑपरेशंस का हुआ। वर्स्ट बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड यूज कर लिए, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस लिख दिए, वर्स्ट केस, तो कॉस्ट उसी के ऊपर डिपेंड कर जाएगी। अब पूरा का पूरा हम एवरेज हम निकालते हैं कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की, हम इंडिविजुअल थोड़ा ऑपरेशंस की निकाल रहे हैं। हो सकता है इंसर्शन आपने कोड सही नहीं लिखा, हो सकता है डिलीशन कोड सही नहीं लिखा। ठीक है, जैसे हमने कॉम्प्लेक्सिटी भी लिखी थी, हमने यही कहा था लेट इट बी, किसी की कॉम्प्लेक्सिटी है 2n² प्लस 6n। अगर इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी एक प्रोग्राम की निकलती है तो हम कहते हैं इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ n²। मैक्सिमम वैल्यू पिक करते हैं, पूरी की पूरी एक्यूरेट थोड़ा ना वैल्यूज निकाल रहे हैं। यस मैम। दैट इज द केस कॉस्ट के साथ भी। अब जो ये वेरिएशंस हैं, इनमें इंसर्शन ऑपरेशंस हो सकते हैं, डिलीशन हो सकते हैं, उनकी वजह से ये वेरिएशंस हैं, एक पॉलिनोमियल हमारे पास एक्सप्रेशन मिलता है। तो वो कॉस्ट उसके ऊपर, इतनी डिटेल्स में मत जाओ, बस इतना देख लो कि ऑपरेशंस की कॉस्ट वेरी कर सकते बच्चे। जितने ऑपरेशन के ऊपर कोड लिखा है, इंसर्शन में 10 लाइनें यूज की हैं, डिलीशन में 6 लाइनें यूज की हैं, तो इंसर्शन की कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, डिलीशन की कम पड़ेगी। डिलीशन मैक्सिमम 6 लाइन में हो सकता था, इंसर्शन मैक्सिमम 6 लाइन में हो सकता था, पर तुमने 10 लाइनें यूज कर ली, तो कॉस्ट उसकी वजह से बढ़ेगी जितने ऑपरेशंस बढ़ेंगे। ये इंडिविजुअल फंक्शंस की बात होगी फिर कॉस्ट के लिए, क्योंकि अगर तो सीधा कॉम्प्लेक्सिटी में तो हमने एक तरह से एवरेज ही निकाला है, ये पूरे पॉलिनोमियल का एवरेज नहीं लिखा है n²। मैक्सिमम वैल्यू को, इफेक्टिव वैल्यू को हमने कंसीडर किया है, बाकियों को इग्नोर किया है। तो वैसे कॉस्ट में हम एवरेज ही निकाल रहे हैं कि ऑपरेशन के बेस पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अल की बात करें अगर, BFS DFS, अब उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है अभी, किसी ने सॉल्व किया? पहले ये बताओ मुझे, एग्जाम्पल किसी ने सॉल्व की? कोई शेयर करना चाहेगा स्क्रीन अपनी? मैम कपिल ने किया था, मेरे को सेंड भी किया था कपिल ने। हो गया? कपिल ने डिलीट कर दिया मैसेज ग्रुप में से कुछ करके? यस मैम, उसको लग रहा था कि कहीं उसका गलत गलत ना है? हो। कपिल शेयर करोगे? यस मैम, कर देता हूँ। करो शेयर। मैम स्क्रीन शेयर कर दूं? कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो, मैंने कर दिया, प्रिविलेज दे दिया। हाँ जी, देखो सबसे बड़ी गलती जो इसने की थी वो क्या किया था, जैसे ए से इसने स्टार्टिंग किया, इसने सबसे पहले ए को पुश किया, इसने ए को पॉप ही नहीं किया, इसने बाकी एलिमेंट्स पे वर्क करना शुरू कर दिया। बच्चे जो सब पहले, ये सारे नोड्स क्या होते हैं, अनडिस्कवर्ड स्टेट में। जैसे ही ए पुश हुआ स्टैक में, वो कहाँ हुआ, क्या अनडिस्कवर से डिस्कवर स्टेट में शिफ्ट। अब हमेशा डिस्कवर के ऊपर काम होता है, एक हमने डिस्कवर करवा दिया,
बाकी अपने आप डिस्कवर होंगे। कैसे? जैसे ही एक नोड डिस्कवर्ड है वो प्रोसेस होगा तो वो दूसरों को डिस्कवर करवाएगा। अब ए को हमने पॉप करवाया जब, तो वो प्रोसेस स्टेट में चला गया। ए के पॉप होते ही 3 एलिमेंट्स और पुश हुए। क्यों? क्योंकि वो 3 के साथ कंसर्न था, कनेक्टेड था। बी सी ई इनको पुश करवाया इन एनी ऑर्डर, ऑर्डर कोई भी रखो कोई फर्क नहीं, ठीक है। इसकी प्रोसेसिंग ने 3 को डिस्कवर करवाया है। हमने तो काम सिर्फ पॉप का करी जाना है। एक बार पुश करवा दिया, उसके बाद पॉप जब करेंगे वो पॉप पुश करवा रहा है, ठीक है। अब ई को पॉप किया मैंने, जब ई को पॉप किया, ई क्या हो गया? प्रोसेस स्टेट में चला गया डिस्कवर से। जैसे ई पॉप हुआ, ई ने किसको डिस्कवर किया? ई कनेक्टेड था सी और डी के साथ, लेकिन सी तो ऑलरेडी डिस्कवर स्टेट में चल रहा है, सिर्फ डी डिस्कवर्ड नहीं था, तो उसने डी को डिस्कवर करवाया, डी पुश करवा दिया। देखो ना, उसने लिखा भी है ई इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड, लिखना है यहाँ पे। ई ऑलरेडी डिस्कवर था, क्या कर रहा है? ई बी सी ई, हाँ, ई सी के साथ कनेक्टेड है, सी इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड। देखो सेकंड पोजीशन पे सी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सी डिस्कवर था, सी को दोबारा डिस्कवर नहीं करेगा। ई कनेक्टेड किसके साथ है? ए सी और डी के साथ, सिर्फ डी अनडिस्कवर्ड था, तो डी को उसने पुश करवाया। ए सी को इग्नोर मारेगा वो, क्योंकि ए प्रोसेस हो चुका है, उसको भी छोड़ दो। डी पुश करवाया, ठीक है। फिर डी पॉप हुआ, तो डी किसको डिस्कवर करवाएगा? ई सी, जो कि ऑलरेडी डिस्कवर है, छोड़ दो। पॉप किया डी को, ऐसे ही पॉप किया सी को, ऐसे ही पॉप किया बी को, क्योंकि सारे डिस्कवर हो चुके एक बार। अब इसके बाद कोई और डिस्कवर नहीं होगा। ए के प्रोसेस होते ही 3 नोड्स डिस्कवर हुए, सी ई और बी, लेकिन ई के पॉप होते डी भी डिस्कवर हो गया। अब तो कोई नोड डिस्कवर वाला नहीं है, तो सारे 1 बाय 1 पॉप ही होंगे, और पॉप हो गए। दिस इज अ प्रोसेस वर्टिसेस ए ई डी सी बी। मैम बात समझ लगी? हाँ जी बच्चे बोलो अब। मैम मैंने ना यूट्यूब पे ना 3-4 वीडियो देखा था मैम, अच्छा इसी जी। का डीएफएस का। अच्छा जी। तो मैम वहाँ पे बता रहे थे कि जो स्टैक में ना एक बार में एक ही नोड एंटर कर सकता है। ऐसे कैसे? तो उस अकॉर्डिंग मैम, तो उस अकॉर्डिंग मैंने वो जो एग्जांपल था वो मैंने लिखा था मैम। मैं- उसमें ना बता रहे हैं क्या, जो ना बैक ट्रैक का भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। हम्म। मैम बैक ट्रैक मीन्स आगे अगर कोई नोड नहीं है तो हम फिर पीछे पीछे वाले नोड पे जाएंगे, रिटर्न बैक मुड़ेंगे। अच्छा। तो मैम मैंने यूट्यूब से देखा था 3-4 वीडियो। तो मैम आपका भी मैंने ये लेक्चर लगाया था मैम, आपका भी ये जैसे आपने बताया वो मेरे को पता है, वैसे मैंने वहां से भी देखा था। तो मैम उसके अकॉर्डिंग मैंने ये एग्जांपल लिखा था, उसके बाद मैंने आपको भेजा था। आप मेरे को एक बार वीडियो शेयर करना, लेट मी चेक आपने क्या देख लिया। यस मैम, ठीक है, यस एक मैम, यस ग्रुप मैम, में ठीक सेंड है करो, मैम। सारे देखें, कोई बात नहीं, ग्रुप में सेंड करो। ठीक है, क्योंकि ठीक जो है मैम, आपकी पता क्या मैं होता अभी है, कर जो देता हूँ। डिफरेंट, देखो एक बात ये भी फैक्ट है, आप लोग अब इतने 6 सेमेस्टर तक पहुंच गए हो, आपको पता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर सम assumptions। जैसे हर थ्योरी को, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वी टेक सम काइंड ऑफ assumptions, ठीक है। प्रैक्टिकली वी नीड टू डू सम लिटिल बिट चेंजेस इन ऑर्डर टू परफॉर्म द सेम टास्क, पर इतना भी फर्क नहीं हो सकता जितना तुमने बोला। लेट मी फिर भी चेक कि क्या है, तुम वीडियो भेजो, देन आई विल चेक टू इट एंड आई विल गेट बैक टू बाय टुमारो। मैम मैंने भेज दिया है ग्रुप में। मैडम मेरे पास एक एग्जांपल भी है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको शेयर करूंगा। बोलो, करो, शेयर मैम करो। ये मैम यही वीडियो मैंने देखा था। कोई नहीं, ये वीडियो सारे देखो एक बार, लेट्स चेक इट आउट कि क्या है, क्योंकि जो देख मैंने करवाया ना, बुक्स में भी वही कंसेप्ट है। मैंने उसी को देख के तुम्हें जो इजियर मेथड था वो करवा दिया। ऐसे ही मैं कह रही हूँ मॉर्टाइज एनालिसिस भी, अगर आप आज के कंसेप्ट की बात ही करो, उसके बहुत से मेथड्स हैं, इतनी डीप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। मैंने बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना तुम्हारे लिए सफिशिएंट था उतना मैंने करवा दिया। फाइन। यस मैम। एल्गोरिदम्स भी देखो अगर, तो ये जैसे हमने पहले भी अगर आपको याद होगा प्रिम्स और क्रूस्कल में, उसके बाद ही बुक आई थी, मैंने प्रिम्स क्रूस्कल पहले करवा दिया था, तो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में करवाए कि कैसे वो करते हैं। यस लेकिन मैम। दे आर जस्ट सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स बच्चे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। वी नीड सम टेक्निकल वैल्यूज कि कैसे सेट्स में वो बिहेव कर रहा है। तो जब नेक्स्ट टाइम मैंने प्रिम्स क्रूस्कल करवाया था, तो मैंने वो टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया, जो कि पॉसिबल है टू इम्प्लीमेंट। वैसे हर चीज का, अब ये बीएफएस डीएफएस भी, इसको भी इन्होंने स्टेटमेंट टाइप ही लिखा है इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में। एल्गोरिदम डिस्कवर अनडिस्कवर कैसे करोगे? डिस्कवर व्हाट यू आर यूजिंग फॉर द डिस्कवर कंसेप्ट, अनडिस्कवर प्रोसेस के लिए।
देयर आर सम डिफरेंसेस कि कैसे हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। काम यही है, 3 स्टेजेस में रहना नोड, तभी हमें पता चलेगा कि वो नोड खत्म हो गया, क्योंकि ग्राफ है ना, मैनी टू मैनी कनेक्शंस है। ठीक है, तो यस उसके मैम। लिए देयर इज अ डिफरेंस। ये सारे वीडियो देखना, विल डिस्कस अबाउट द वीडियो बाय टुमारो। और कुछ? मैम नहीं, बस यही था। बुक देखी थी वैसे तुमने, जो बुक में है? मैंने तो वही देखा, क्यू और स्टैक, उसमें फर्क रखना बस आपने। मैम मैम वो तो डायरेक्टेड ग्राफ का यूज करके उन्होंने किया ना, तो मैंने उसमें पहले ही कहा अनडायरेक्टेड डायरेक्टेड दोनों पे एप्लीकेबल है, तुम डायरेक्टेड लो अनडायरेक्टेड लो, तुम्हारी मर्जी। सॉल्व करना आना चाहिए, गलती पेपर में नहीं होनी चाहिए। रियल लाइफ में देखो, प्रैक्टिस करते हैं बहुत से सॉल्यूशंस के लोग, फाइंड आउट करते वक्त गलतियां भी होती हैं, पर पेपर में गलती अलाउड नहीं है ना, तुम्हें मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था आसान वाले एग्जाम्पल लेके खत्म करना पेपर में। जितने जो लेना है तुमने ट्रायल्स लेने, वो वैसे कर लो। एक्सक्यूज मी मैम। नहीं नहीं सर, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਜਲੰਧਰ ਲਗਵਾਓ। ठीक है। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम ये वाला एग्जांपल है मैम, यहाँ पे देखिए। मैं देख रही हूँ। मैम यहाँ शुरू से मैम देखिए, फर्स्ट स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में ही हैज कंसीडर्ड डीएफएस ट्रावर्सल, ए वर्टेक्स से स्टार्ट किया, ठीक है, पुश ए टू स्टैक, ओके, ए को पुश किया। नाउ visit any adjacent vertex of A which is not visited, B, push nearly visited B on stack, B को visit करवा दिया, अच्छा, then it will go for C. but that is again a possibility ना कि अब अच्छा इसमें बैक ट्रैकिंग फिर तभी तो उसने कही है, मैम मान लो ये पाथ ना हो, ये मैम ये देखिए that is why it's सिक्स using the स्टेप concept मैम, of ये back देखिए tracking, यहाँ से डी पे गया है ना। हाँ ये देखो, यहाँ पे उसने बैक ट्रैक करना ही पड़ेगा मैम, सिक्स क्योंकि जब स्टेप में। हाँ वो दिख यस रहा मैम। है। पर तो मैम ये लास्ट में ना सभी को बैक ट्रैक किया इन्होंने मैम। ओके, मैम सारे नोड को इन्होंने बैक ट्रैक किया है मैम लास्ट में। पर मैं जितनी भी एग्जांपल्स नेट पे देखी हैं, ऐसी एग्जांपल्स मैंने वैसे रेयरली देखी है। ये तो वो फिर स्पैनिंग ट्री और इसमें कोई फर्क नहीं रह गया, अगर वन बाय वन नोड को देख रहे हैं, वो मिनिमम एज का ही उसका कंसर्न था। ये नियरेस्ट कोई भी एक रैंडमली पिक कर लो, बात तो वही जा रही ना, वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री था, स्पैनिंग ट्री सॉर्ट ऑफ हो जाएगा। बात समझे, एक एक नोड के साथ तो यस मैम। ठीक है। मैं फिर मैम भी वो इसको स्पैनिंग देखती ट्री हूँ, बना रहा है लास्ट में रिजल्ट I'll में। सर्च फॉर इट कि whether it will work or not। मैं वही कह रही, स्पैनिंग ट्री तो बन गया, बट द थिंग इज मिनिमम है कि नहीं है, दैट इज नॉट अ कंसर्न, क्योंकि एचजीएस को थोड़ा ना, वो वेट को थोड़ा ना कंसर्न में ले रहा है। तो यस ये मैम। आई विल सी टू इट कि वेदर इट विल वर्क और नॉट। मैंने देख लिया, आपने बीटेक स्मार्ट क्लासेस से लिया ये, मैं एग्जांपल को फिर देखते हैं एक बार यस मैम। बाय यस दिस केस, ठीक है, क्योंकि और किसी एग्जांपल को और भी एग्जांपल सर्च किए, ऐसा और कहीं दिखा? मैम। यस मैम, और भी यूज किया मैम, मैं आपको दिखाता हूँ। मैम इन्होंने ना क्या बोलते हैं,
मैम यहाँ पर भी इन्होंने ना बैक ट्रैक का यूज किया है। मैम ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 5th लाइन में मैम बैक ट्रैक द एल्गोरिदम देन बैक ट्रैक फ्रॉम द डेड एंड टुवर्ड्स द मोस्ट रिसेंट नोड दैट इज येट टू बी कंप्लीटेड अनएक्सप्लोर्ड। ओके मैम बैक ट्रैक का इन्होंने बेसिकली इसमें यूज किया है डीएफएस में। और मैम ये बता रहे हैं कि जो स्टैक में ना एक ही नोड जाएगा एट दिखाओ, ए टाइम। नीचे करो नीचे करो, एग्जांपल पे चलो। ये तो वही है, एल्गोरिदम तो वही है जो हमने किया है स्टैक में। यस कैसे मैम। कैसे एक गया एच के बाद स्टैक में ए गया, ए के बाद बीडी क्यों गए स्टैक में? उसने देखो मैम वो पुश फिर ए द निकाल नेबर ऑफ ए ऑन टू स्टैक दैट आर ऑलरेडी इन रेडी स्टेट। उसने रेडी स्टेट ले ली, स्टेट का नाम जो मर्जी ले लो, अनडिस्कवर्ड, डिस्कवर, प्रोसेस लेना है। उसने रेडी, प्रिंट और पता नहीं क्या एक और स्टेट ली होगी तीसरी, जो मर्जी ले लो। देखो मैम बीडी पर उसने, आप देख लीजिए मैम इसको। हाँ मैं देख रही हूँ, आप देखो फर्स्ट लाइन में उसने एच को पुश किया, स्टार्टिंग की उसने एच से, देन उसने एच का नेबर उसने का सिर्फ ए है, यस मैम। क्योंकि वो देखो ना डायरेक्टेड ग्राफ है, उसने कहा एच का नेबर सिर्फ ए है, उसने ए को पुश करवा दिया स्टैक में। उसके बाद ए के नेबर चेक किए तो ए के दो नेबर थे बी और डी, बी डी को पुश करवाया। ठीक है, अब स्टैक में डी है, डी का नेबर एफ होगा, सिर्फ यस एफ मैम गया है, बी डी के बाद एफ जाएगा ना, क्योंकि बी तो ऑलरेडी, देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट भी आपने ध्यान में रखना है। यस ऐसे एफ का देखो क्या है, एफ के नेबर कितने हैं यस दिखाओ, मैम। नीचे करो। वो एक से ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा है बच्चे, इसको सॉल्व करो, एक से ज्यादा ले रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं ठीक है एक आधी मैम। एग्जांपल उसने कर दी, और कहीं भी चेक करो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं कहेगा मेरे हिसाब से तो वो, क्योंकि मैक्सिमम कंसेप्ट सिमिलर ही होते हैं, एक आधा देखो हो जाता फर्क, ऐसा नहीं है। सॉल्व करने के तरीके हैं वही मैंने आपको जैसे पहले बताया, सी के देखो ई जी आ गए, सी को उसने पॉप करते ही सी के दो नेबर थे ई और जी, दोनों को पुश करवाया। चेक करो अपने ग्राफ में आप, ई जी है सी के नेबर, इधर यस मैम। एडजेसेंसी लिस्ट से देख लो, सी के नेबर थे ई जी एच, एच ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका होगा इसलिए उसने सिर्फ ई जी को कंसर्न में लिया। एडजेसेंसी लिस्ट देखो ना साथ में जो बन रही है, उसने पहले नेबरिंग लिख दी है। एडजेसेंसी यस मैम। लिस्ट का मतलब नेबरिंग एलिमेंट्स लिख दो पहले से ही, कौन कौन से किस कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या क्या है हमारे पास वैल्यूज। ठीक है, वो मैं देख लूंगी एक बार बीटेक स्मार्ट क्लासेस वाला एग्जांपल कि कैसे है वो, देन आई विल गेट बैक टू यू, एक बार चेक करने दो मुझे थोड़ी। और कोई डाउट किसी को किसी चीज में? प्रोग्राम्स में तो कोई डाउट नहीं है ना? प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर मैं आपकी बच्चे बात सुनती हूँ ना, जस्ट मिनट रंजीत, मैंने वो खोल लिया लिंक जो आपने बोला अभी। ठीक है, दिस इज द लिंक यू आर शेयरिंग। ठीक है, जो भी इसने किया, इसका एल्गोरिदम देखते हैं ये कहता क्या है डीएफएस के लिए। ठीक है, डिफाइन अ स्टैक ऑफ साइज टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, क्योंकि हो सकता है पहली बार में ही सारे वन बाय वन, चलो जितने भी उसने साइज डिफाइन कर दिया। सिलेक्ट एनी वर्टेक्स एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रावर्सल, विजिट दैट वर्टेक्स एंड पुश इट ऑन द स्टैक, विजिट करके उसको पुश कर दो। यस ठीक है, विजिट करके उसको पुश कर दो, ऐसे ही होता है, पहला वर्टेक्स जो भी है यस उसको पुश करवाया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप, विजिट एनी वन ऑफ द नॉन विजिटेड adjacent vertices of a vertex which is at the top of stack and push it on the stack.
जो टॉप में है Yes, उसके sir. नॉन विजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस में उसने कहा एनी वन को पुश करो, विजिट करो, इसीलिए वो वर्क वैसे कर रहा है। ठीक है, Yes, ma'am. रिपीट, मैम इसने anyone लिया है। anyone लिया ना, हम all ले रहे हैं। रिपीट स्टेप 3 until there is no new vertex to be visited from the vertex which is at the top। अगर टॉप ऑफ स्टैक से कोई और विजिट नहीं हो पा रहा, कोई नया वर्टेक्स नहीं है, तो और पॉप करेंगे, ठीक है Yes, ना। ma'am. When there is no new vertex to visit, then we use backtracking and pop one vertex from stack। फिर और पॉप कर लिया, अगर नया वर्टेक्स था तो उसको डाल दिया। देखो जैसे इसमें करते हैं, हाँ डी की बात करें, डी पे आ गए हम। ई के बाद क्या हुआ अनडिस्कवर में, ई ने किसको डिस्कवर किया, डी को, D को। ठीक है। डी जैसे ही पॉप हुआ, Yes, ma'am. मैम D के बाद कोई नोड नहीं है ना, तो D के बाद। हाँ डी के बाद कोई और डिस्कवर नहीं होगा, फिर एक और कौन पॉप हुआ, ई। मैम D हुआ पॉप। मैम E पे आएगा वो फिर हाँ वापस। ई को उसने पॉप किया, ई पे बाद सॉरी मैम एफ D को डालेगा। करेगा पॉप। हाँ हाँ, डी के बाद उसने डी को पॉप कर दिया ना, डी के बाद उस ई पे आ गया, अब ई से डिस्कवर एफ हो रहा है, तो उसने एफ को डिस्कवर किया। Yes, ma'am. एफ के बाद उसने जी को डिस्कवर किया। अब देखो जी के बाद कोई नोड Yes, डिस्कवर नहीं हो रहा, जी पॉप हुआ, जी के बाद कहा गया, अब पुश नहीं करेगा, अब क्या करेगा, मैम फिर वो से फिर F नेक्स्ट पर पॉप, आएगा बैक बैक ट्रैक। ट्रैकिंग, जिसको बैक ट्रैकिंग बोल रहा है वो, एफ Yes, को मैम। करेगा। मैम फिर सभी क्योंकि निकाल देगा फिर वो ये स्टैक काम में कर से। रहा है, देखो वो कहता है अगर कोई नोड ऐसा है जिससे नया नोड डिस्कवर हो रहा है तो रिपीट स्टेप 3 करो, क्योंकि उसको पहले डिस्कवर करवाओ, ये वाला स्टेप। नहीं तो बैक ट्रैकिंग करके Yes, ma'am. सारे पॉप करी जाओ वन बाय वन वर्टेक्स फ्रॉम स्टैक। रिपीट स्टेप 3 4 5 until stack becomes empty। ये सारे स्टेप्स बार बार करते रहो। when stack becomes empty then it will produce final spanning tree। इस एग्जांपल को मत लेना मेरे हिसाब से, बाकी सोर्सेज को चेक करो, ये एग्जांपल आपको दोबारा नहीं दिखेगी। इसने मैं बात वही आई, उसने सिर्फ स्टेप 3 में चेंज किया, उसने कहा विजिट एनी वन ऑफ द नॉन विजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस, जो कि तुम्हारे रेस्ट मैम ऑफ सारे एल्गोरिथम्स यही कहते हैं, ऑल द वर्टिसेस हैव टू बी पुश्ड ऑनटू स्टैक। हाँ जी, मैम यूट्यूब पर भी वीडियो है ना मैम, उसमें भी यही बता रहा है मैम, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिख के फिर मैंने आपको सेंड किया। आई एग्री बच्चे, ऐसा नहीं है। मैं आपको और लिंक शेयर कर देती हूँ। सिंपली मैं तो गूगल पे जाके यही लिखूंगी DFS एग्जाम्पल, उसके जितने पहले 4 लिंक होंगे मैं सारे खोल दूंगी आपको। लेट मी शो यू। जावा पॉइंट वाला भी है वो जो आपने खोला था, ये लो पहले 4 लिंक मैंने खोल दिए, 5 लिंक शेयर करती हूँ आपके साथ पहले स्क्रीन। इसमें भी एल्गोरिथम पे देख लें, visit the adjacent unvisited vertex। ठीक है, उसने क्या कहा, कहीं पे 2 की हो रही है पुश, इसमें एग्जांपल में ऐसा है ही नहीं, एक ही मिल रहे हैं उसको। बी के बाद बी एंड, एक मिनट, डी के बाद है बी एंड सी। बी उसने लिया, सी नहीं लिया, फाइन, ये भी एक को ही मैम ले वो रहा है। अल्फाबेटिकली दे रहे हैं मैम, हाँ ये नोट्स भी, को वो अल्फाबेटिकली वो कंसीडर कर कोई रहे हैं। नहीं, वो उसको एक ही कंसिडर कर रहा है, कहने का मतलब ये है, ये उसने यहाँ पे लिखा है ना कि बी से विजिट डी, डी को विजिट करते ही वी हैव बी एंड सी नोड्स जो कि अभी अनविजिटेड है, तो अल्फाबेटिकली भी उसने कहा उसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्शन प्रोसीजर है, मैंने कहा था कोई भी आपका सिलेक्शन रैंडमली सिलेक्शन हो सकती है, बी सी कर लो सी बी कर लो, कोई फर्क नहीं। उसने अल्फाबेटिकली में बी चूज किया, सी को भी इग्नोर किया, सी वो यहाँ पे जाके नीचे कर रहा है, डी से सी को असेस करवा रहा है, यानी कि 1 1 नोड ही कर रहा है यहाँ पे भी वो। नेक्स्ट देखते हैं,
visited list, ये देखो, we start from vertex O. The DFS algorithm starts by putting it in the visited list and putting all the adjacent vertices in the stack. अब 0 से 1 2 दोनों सेस हो रहे थे, 1 2 3 तीनों डाल दिए उसने स्टैक में, अपने आप ही वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस बात को। तो फिर मैंने मैम कहा सॉल्व मेरा करने ग्राफ के, यही वाला था मैम। ये वाला था, देखो उसने तीनों को पुश मैम करवाया यस स्टैक में। अब 2 के बाद तो सीधा 4 ही रह जाएगा, 3 तो हो ही गए। जब 2 असेस होगा 2 के बाद 4 चला गया, देखो जैसे 2 बाहर आया विजिटेड में 4 चला गया। मैम हम कोई, दोनों तरीके से कर सकते हैं ना? पर आपकी बुक्स में यही मेथड है, मैं यही प्रेफर करूंगी। अब यहाँ पे भी आपको, ये तो आपने एग्जांपल शेयर की थी, इसमें भी डबल डबल वो जा रहा है, यहाँ पे पुश करवा रहा है, इस स्टेप में करवाया था। ये देखो ना, पुश ऑल इट्स नेबर्स, कह तो वो वही रहा है, जितने नेबर होंगे सबको पुश करवा रहा है, ये एल्गोरिथम भी वही कह रहा है। वो कहीं एक आधे पे हो गया। देखो आंसर उससे भी आना मेन है, ट्रैवर्सिंग होनी चाहिए। स्पैनिंग का मतलब भी क्या है, हर नोड पे पहुंचना बाय कवरिंग मिनिमम वैल्यू। तो बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है उसकी भी। मैडम मैंने सारे लिंक को ओपन करके देखा है गूगल में, जितने भी है ऑलमोस्ट सारे। मैम सभी में दोनों एग्जांपल आ रहे हैं। दोनों एग्जांपल में दोनों तरीके से आ रहे हैं। यस मैम। हाँ तो मैंने कहा था इट्स ओके, सॉल्व करने का तरीका है बच्चे। ट्रैवर्सिंग का मतलब ही यही है, असेसिंग एंड प्रोसेसिंग एट तो मैम मोस्ट वंस। इसीलिए मैंने आपसे कंफर्म करने के लिए आपको भेजा था। मैंने तुम्हें क्या कहा है, हमें ट्रैवर्सल का मतलब क्या है, तुमने ट्रैवर्सिंग की डेफिनेशन देखी है ना, उसकी अपनी डेफिनेशन ही कभी कभार खुद को यस कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अगर डाटा स्ट्रक्चर्स की बात ही करो, कभी वो कहता है एटलीस्ट वंस, कभी कहता है एट मोस्ट वंस। ठीक है, एट मोस्ट वंस मींस मैक्सिमम एक बार, एक से ज्यादा बार नहीं। एटलीस्ट वंस मींस कम से कम एक बार। अब उसमें वो प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट भी लेता है, सॉर्टिंग का भी एग्जांपल लेता है ट्रैवर्सिंग में। कहने का मतलब है हर नोड पे पहुंचना हमने। तो एटलीस्ट वाली बेनिफिशियल होगी उस केस में कि कम से कम एक बार। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब हमने नोड्स हर एक को असेस कर लेना एक बार। जरूरी नहीं है एक से ज्यादा असेस करना भी पड़े, पर हर नोड कवर तो हो। डेफिनेशन तो मेन ये कहती है ना, टू विजिट ऑल द नोड्स, टू विजिट ऑल द एलिमेंट्स। तो उसके लिए अगर एक नोड को मल्टीपल टाइम्स भी असेस करना पड़े, ट्रैवर्सिंग तो तभी कंप्लीट होगी विजिटिंग। तो दिस कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइम्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो मर्जी कर लो, ट्रैवर्सिंग में बस नोड कवर करने हैं, उस तरीके से चल पड़ो, इस तरीके से। ठीक है, और कोई डाउट? नो मैम। बाकी सारे टॉपिक्स क्लियर है, फ्रॉइड वॉशल यस वगैरह। मैम। ठीक है, यस मैम। अपनी असाइनमेंट्स अपलोड कर दो क्लासरूम में। अगर नहीं आ सकते कॉलेज, अगर आ सकते हो आके चेक करवा दो। मैंने सेक्शनल बनानी है, कल लास्ट यस डेट है, मैम मैं उसके बाद मैं अपडेट नहीं करूंगी। जिन जिन की आगे बस उनका रिकॉर्ड बना लूंगी। ओके मैम, मैं आप भी कर देती हूँ जैसे मर्जी कर लो, 1:30 से 2:30 मत अपलोड। आना, ब्रेक टाइम होता है, उससे पहले इसके बाद जब मर्जी 4 बजे तक। ओके मैम, मैं अभी प्लस क्लासरूम पे अपलोड कर रही हूँ असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल्स। बाकी भी बच्चे तैयारी रखो, पेपर अटेम्प्ट करना ये आपका मेन कंसर्न होगा इस बार। मुझे लगता है कि सारी क्लास एग्जांपल्स कर लेगी, एल्गोस भी कर लेगी। इतने बड़े एल्गोस तो कोई भी नहीं थे हीप शॉट को छोड़ के, सबसे बड़ा हीप शॉट रह गया। ठीक है, ओके मैम। मैम प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो ऑनलाइन ही होंगे? अभी कोई पता नहीं। ओके मैम। और कोई डाउट किसी भी बच्चे को, किसी मैम चीज में आ रहा है प्रैक्टिकल तो? कब तक सबमिट करवाना है? कल तक सारे काम, कल तक। ओके मैम। कल कोशिश करना 3 बजे तक, क्योंकि 3 से 4 में वाइंड अप करूंगी इसको। उसके बाद मैं नहीं करूंगी। प्रैक्टिकल्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो शेयर करनी है कि नहीं? किसी प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत आ रही है?
मैम लास्ट वाले 2 की आउटपुट्स नहीं पता लग रही थी। इसकी बीएफएस बीएफएस की यस मैम। मैम बी जो डीएफएस बीएफएस और एक और था नैपसैक आई थिंक सो, नैपसैक डायनेमिक प्रोग्राम का। मैम उन 2 की आउटपुट्स नहीं मिल रही थी, दैट्स व्हाई। ये वाला मिनिमम स्पेंडिंग ट्री प्रिंसिपल वाला ये कह रहे हो? नो मैम, एक तो था ना knapsack using dynamic programming, एक तो 11th वन। 11 हाँ जी बीएफएस डीएफएस यस मैम। हाँ तो कोई एक ग्राफ बना के और बीएफएस डीएफएस देखो कॉल किया उसने, आप उसको उस हिसाब से सॉल्व करके उसका आंसर लिख दो कि ऐसे ऐसे स्टैक में जा रहे थे। उसने स्टैक भी लिया हुआ है, क्यू भी ली हुई है, जैसे आपको प्रोसेस समझाया वैसे उसको परफॉर्म करो। ओके मैम। और मैम ये भी वैसे ही होगा जैसे मैम ने पहले वो डायग्राम्स एग्जांपल वो हाँ उसमें डायग्राम से बना एग्जांपल एक ली थी ग्राफ ले वो लो, में। उसके स्टैक बना दो, एक साइड पे क्यू बना दो, उसमें पुश करवा के एनक्यू करवा के दिखा दो ये एलिमेंट्स जा रहे हैं और ऐसे ऐसे इसका आंसर आ रहा है। बस लास्ट में तो प्रिंटिंग ही होनी है। ओके मैम। और मैम एक वो था नैपसैक का डायनेमिक प्रोग्रामिंग। नैपसैक का डायनेमिक नंबर बोलिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। नंबर कौन सा रखते हो? मैम नंबर देख के बताती हूँ, 1 मिनट। नैपसैक के डायनेमिक प्रोग्रामिंग हाँ आंसर वही है, नैपसैक वाला फंक्शन बना के। मैम 9th है, प्रैक्टिकल नंबर 9। इस केस में बच्चे पता क्या, अगर आप अपनी बुक्स भी देखोगे ना आपको ना ये फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके बेसिस जो हमने से ओरली कैलकुलेट कर लिया, हम प्रीवियस वैल्यू को चेक कर रहे हैं टेबल में से, ठीक है, और नैपसैक के फंक्शंस पे अपने आप ही कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, चाहे थर्ड का सेकंड के साथ ऑब्जेक्ट, जैसे थर्ड लाइन चल रही मान लो, थर्ड सेकंड का ऑब्जेक्ट हमें बेस्ट सूट कर रहा है नैपसैक के कैपेसिटी के साथ, थर्ड वन का कर रहा है, सेकंड वन का कर रहा है, सेकंड थर्ड का कर रहा है, कुछ भी ये फॉर्मूले के हिसाब से ना उसने कैलकुलेट किया हुआ है। इतनी डिटेल में मत जाओ, ये फॉर्मूला को कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। ये वैसे लिख दोगे जो टेबल में आप लोग बना रहे थे ना, मैंने आपको बनवाया ऐसे एक टेबल था, ये फर्स्ट रो